अच्छा, उस दिन हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट जेड स्कोर तक चले गए थे ना। जेड स्कोर भी लग गया था, थ्योरी कर ली थी आपने बोला था। आज समय प्रैक्टिकल पे आना था। हां, जेड स्कोर 2.3 की थ्योरी कर ली थी सर, बाकी अभी प्रैक्टिकल करना है। वही हो गया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी मनोज सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का करम। जी जी, नहीं मैं कैंपस में आता हूँ। जी जी, जी जी। अच्छा, ये सिर्फ इसी फ्राइडे को होगा ना? सही है। और सैटरडे को मैं अपनी क्लास वैसे ही लूँ जैसे लेता हूँ, तो फिर मैं फ्राइडे वाली क्लास ऑनलाइन ले लूँ? नहीं कोई मसला नहीं, मैं ले लूँगा ऑनलाइन। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ इसको। नहीं नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़। क्या नाम क्या है तुम्हारा? बिलाल यार, जरा सा वेरीफाई करना। यहाँ तक चले गए थे ना हम, +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। ये जी सर, हमारे ये कर लिया ऑनलाइन था। स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं, आप लोगों को याद होगा उस दिन हम थ्योरेटिकल स्टफ को स्टडी कर रहे थे और जेड स्कोर टेक्निक तक हमने काम अटेम्प्ट किया था। और जब मैंने ये बताया था कि हम +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जेड स्कोर के की वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें 99% डेटा आ जाता है। उससे ज़्यादा अगर है तो फिर हम उसको एज अ आउटलायर कंसीडर करते हैं। ये बात मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अच्छा, अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल स्टफ की तरफ। तो आइए प्रैक्टिकल स्टफ में ये जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एज अ टीचर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी क्लास जो फिजिकल हो रही है, इसमें वो स्टूडेंट, देखिए हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप आएँ और फिजिकली क्लास अटेंड करें। वी आर अनएबल टू प्रेशराइज यू टू अटेंड द क्लासेस ऑन फिजिकली ऑन कैंपस। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप में से जिस शख्स के लिए, जिस स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है और वो आ सकता है कैंपस, तो काइंडली आप क्लास के अंदर अगर आके लेंगे, तो ताकि इतनी स्ट्रेंथ हो कि मुझे उसको क्लास को लेक्चर डिलीवर करते वक्त एक इंटरेस्ट फील हो। तो इस लिहाज से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। आप ये देखिए ना, ज़िंदगी के आप बाकी और इवेंट्स को डेफिनेटली कर रहे होंगे, चाहे मार्केट जाना हो, चाहे रिलेटिव से मिलना हो, फ्रेंड सर्कल के साथ बैठना हो, ये सारा काम बहरहाल आप लोग कर ही रहे होंगे। तो कुछ एसओपीज हैं, उन एसओपीज को फॉलो करते हुए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स, मतलब मैं ये नहीं कहता, लेकिन जैसे वीक में 2 क्लासेस हैं तो किसी एक क्लास में आप आ जाएं,
तो इस तरह से ये होगा कि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कम से कम इतनी होगी कि मैं यहाँ लेक्चर डिलीवर करते हुए अपने आप को कंफर्टेबल फील करूँगा। तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, अगर आप लोग इसको कंसीडर कर लें तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एहसन कामरान। अगर आपके लिए मुश्किल है तो मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आपने लाजमन आना है। मैं तो सिंपल इतना कह रहा हूँ कि आप जब पॉसिबल हो आ जाए, और नहीं है किसी के लिए पॉसिबल तो वो ना है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि किसी एक के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनके लिए पॉसिबल होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट उन सारे लोगों से है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम स्टार्ट करेंगे। इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, our main object was to find the single representative value। आपको बार बार मैं एक बात एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि हम सेंट्रल वैल्यू के अराउंड, यानी एक सिचुएशन में बना के दिखाता हूँ आपको। सिचुएशन देखें कुछ इस तरह से है कि एक सेंटर पॉइंट आपने डिसाइड किया, और आप ये देखते हैं कि ये वैल्यूज इस सेंटर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। तो ये एक तरह से इसका सेंट्रल पोजीशन है। दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। लेकिन इसी तरह से ये डेटा जितना इस सेंट्रल पॉइंट से दूर होगा, ये उसकी डेविएशन है। ये उसकी डेविएशन है। तो व्हेन we are interested to examine the deviation from that central point, ये जो डेविएशन है सेंट्रल पॉइंट से रिलेट, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कहते हैं कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ वेरिएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। However, however, two or more sets of data can have the same mean। अच्छा, दो या दो से ज्यादा डेटा सेट्स अगर हम लें और उनका मीन सेम आ रहा हो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो डेटा बिल्कुल सेम है। ये तो नहीं हो सकता। डेटा तो डिफरेंट ही होगा, और हो सकता है बिल्कुल सेम हो। अगर सेम होता है बिल्कुल, तो फिर तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि इनका मीन भी सेम आएगा और मेजर ऑफ वेरिएशन भी सेम आएगी। लेकिन लकीली अगर किसी दो डेटा सेट्स की वैल्यूज का मीन या सिंगल वैल्यू सेम आ जाए, जो सेंट्रल वैल्यू हो उसकी, तो नॉट नेसेसरी कि वो डेटा सेम होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 4 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं इन चारों की ओ लेवल्स की परसेंटेज का एग्रीगेट निकालूं, वो कुछ आ जाए 80%। लेट सपोज बराबर वाली इस क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 5 नहीं बल्कि 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनकी परसेंटेजेस का एग्रीगेट निकालूं, हो सकता है वो भी 80% आ जाए। तो क्या इसका ये मतलब होगा कि दोनों डेटा सेट सेम है? वहाँ 50 स्टूडेंट हैं, यहाँ 5 स्टूडेंट्स हैं, दोनों का एग्रीगेट लकीली कोइंसाइड कर रहा है। इस सूरत में हम ये कहते हैं कि मीन तो, ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। वॉइस क्लियर है? कोई एक बता दे मुझे। यस सर। जी सर, क्लियर। जी सर। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर क्लियर जी है, सर, क्लियर क्लियर है, है। बिल्कुल क्लियर है। सर को आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। नहीं, आवाज खुली हुई तो थी। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, हमें आ रही है। अच्छा, जी सर, आ रही है। यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे थे कि आप लोग सब सो रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं पूछ लूं कि आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ओके क्लास,
So, however, two or more sets of data can have the same mean, but the same mod और the same median. यानी ये तीनों सेंट्रल वैल्यूज सेम हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि डेटा सेम हो गया. डेटा डिफरेंट हो सकता है, or and yet still be quite different in other ways. For example, consider the following sets of score made by two batsmen A and B in a series inning. ये देखिए, बैट्समैन ए इसका स्कोर मुख्तलिफ सीरीज में, बैट्समैन बी इसका स्कोर मुख्तलिफ सीरीज. दोनों का अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एक्स ए और एक्स बी का एवरेज, ये दोनों एवरेजेस 55 बन रहे हैं. इट इज क्लियर दैट द टू डेटा सेट्स डिफर. लेकिन आपको क्लियर नजर आ रहा है कि दोनों डेटा सेट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं. इन पर्टिकुलर देयर इज मच मोर वेरिएशन इन द स्कोर्स ऑफ प्लेयर बी देन ए. ठीक है, वेरिएशन अगर देखें तो ज़रा ऑब्जर्व करें इस डेटा को. 50 से 80 यानी 33 से 80 के अराउंड ऑब्जर्व हो रही है वैल्यूज ना, और सेंट्रल वैल्यूज अगर देखें तो 50-55 के अराउंड लोकेट कर रही हैं. जबकि अगर बैट्समैन बी की वेरिएशन देखें तो एक जगह 58 है, एक जगह 181 है, यानी कि मोर देन आप समझ लें कि 120 का डिफरेंस आ रहा है. इसी तरह फिर लेस भी है, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बल्कि 58 क्या 33 से अगर आप डिफरेंस लें तो ये 181 का डिफरेंस तकरीबन कोई 148 वगैरह का डिफरेंस है. इसका मतलब है बैट्समैन बी के जो स्कोर्स हैं उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. However, the mean of both batsmen are same. दोनों जो मीन है दोनों बैट्समैन के वो सेम है. तो वी कैन नॉट क्लेम दैट कि इफ द मीन ऑफ टू डेटा सेट्स आर इक्वल और सेम, then there is no variation in the data set, or the data set will be the same data set. This is not necessary. To describe this difference qualitatively, we use a measure of dispersion. Qualitatively अगर हम इसको describe करना चाहें तो इसके लिए क्वांटिटेटिवली यही मैं सोच रहा था कि क्वालिटेटिवली तो हो नहीं सकता, हम तो हमेशा क्वांटिटेटिवली स्टैटिस्टिकल मेजर्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम उसको ऑब्जर्व करना चाहें तो उसके लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन को यूज करना होता है. वी यूज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन. A measure of dispersion is the degree of closeness of the values from its central value. अभी मैंने आपको बना के दिखाई फिगर ना, उस फिगर में यही तो बताया था कि एक सेंट्रल वैल्यू और बाकी वैल्यूज उससे कितना क्लोज है. जितना क्लोज होंगी इसका मतलब है वेरिएशन उतनी कम है, और जितना फार होंगी उतना आप कह सकते हैं कि वेरिएशन ज्यादा है. ये ऑब्जर्व कहाँ से होगी, सेंट्रल वैल्यू से. अब आप देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, वेरिएशन या सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा टॉपिक पढ़ा था, सेंट्रल टेंडेंसी. इसकी वजह यह है कि वो सेंटर पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा, हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसको नहीं मानेंगे, तो उस वक्त तक हम वेरिएशन डिफाइन किस बेसिस पे करेंगे. वेरिएशन तो डिफाइन ही सेंट्रल पोजीशन की बेस पर होगी ना. जैसी सेंट्रल पोजीशन होगी वैसी वेरिएशन होगी. तो क्लोजनेस अगर ज्यादा है डेटा पॉइंट्स की उस सेंट्रल पॉइंट से, तो आप फिर कहेंगे कि वेरिएशन कम है. और अगर क्लोजनेस बहुत नहीं है, फार है डिस्टेंस, डिस्टेंस से मुराद ये कि जो डेटा वैल्यूज है वो सेंटर पॉइंट से अगर दूर लाई कर रही है, तो फिर इसका मतलब है क्लोजनेस नहीं है और डेटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा है. अच्छा, ये सेंट्रल वैल्यू नॉट ऑलवेज मीन, मीडियन भी हो सकती है, मॉड भी हो सकती है. नहीं, आपको ये कहेंगे कि आपने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा मीन से कैलकुलेट करते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो और वो ये कहे कि मॉड कैलकुलेट करो और मॉड को सेंट्रल वैल्यू मानो और उससे फिर आगे कैलकुलेशन करो, तो फिर आप उस वक्त ये काम करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देखिए, बल्कि ये तो मैं उस दिन बता चुका हूँ. रेंज होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा. इंटर क्वार्टाइल रेंज बताया था ना, Q1 और Q3 का डिफरेंस. ठीक है, Q3 माइनस Q1, फिर मीन डेविएशन और एब्सोल्यूट मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. ये पांच आप समझें कि प्रॉपर्टीज हैं जो हमें वन बाय वन डिफरेंट फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करते हुए कैलकुलेट करनी होंगी.
रेंज के बारे में मैं उस दिन बता चुका हूँ कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम अगर हम करेंगे तो बहुत इजीली मीन से डायरेक्टली बस मीन से डिफरेंस कितना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई का मतलब होगा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एक्स बार का मतलब होगा एवरेज। दिस इज मीन डेविएशन। एक्स आई माइनस एक्स मॉड अगर करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मॉड हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा अगर मीडियन को माइनस करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज डिफाइंड, रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ डेटा। रेंज क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, एक्स एम मैक्सिमम माइनस एक्स नॉट। फाइंड द रेंज इन द फॉलोइंग डेटा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा डेटा को, और उसके बाद इसकी मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे। देन हाँ, अगर आप उसको ऐसे ही ऑब्जर्व कर लें तब भी आपको नजर आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 36 है आई थिंक। हाँ, तो इसको अरेंज अगर आप कर लेंगे तो ठीक है। प्रोसेस यही होता है, यानी प्रोसीजर जो है, कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है वो यही होता है कि आप इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द रेंज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, जैसा हम डिसाइड कर चुके हैं कि एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा जो मैं आप लोगों को यहाँ बैठ के दूंगा और एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश होने के बाद हम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिकल में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा यहाँ पर, और रन टाइम में जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कहा भी था कैलकुलेटर नेक्स्ट टाइम लेकर आइएगा, तो वो रन टाइम में यहाँ बैठ के मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस पेज से गुजर जाए, और उससे फिर ये होता है कि आपके अंदर एक परफेक्शन आ जाती है और आप बहुत अच्छे तरीके से इजीली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज द रेंज डेटा। फाइंड द रेंज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप रेंज इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मालूम करना चाहें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है? 3 है। लार्जेस्ट वैल्यू, टॉपिक है तो रेंज वैल्यू इसमें आ गई। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इन केस ऑफ अ ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आपने कुछ पूछा था? अब अभी आपने कुछ सवाल किया था? अच्छा, in case of a group or continuous frequency distribution, the range is the difference between the upper class boundary of the highest class। upper class boundary किसकी? highest class की। और lower class boundary किसकी? lowest class की। ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब अगर देखें तो अपर क्लास बाउंड्री हाईएस्ट क्लास की माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोअर क्लास 1050 रेंज आई थिंक आ रही होगी इसकी। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। क्वार्टाइल डेविएशन अगर हम Q3 माइनस Q1 करेंगे तो वो तो पूरा डिफरेंस आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी सेंट्रल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जस्ट लाइक अ मीडियन। क्वार्टाइल डेविएशन तो वही चीज है ना। Q3 माइनस Q1 मीडियन नहीं होता। मीडियन का तो फॉर्मूला होता है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस h बाय f समीशन ऑफ f डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको यहाँ लूँ ना, ये डेटा सेट है, तो ये Q1 है लेट सपोज, Q2 तो ये है मीडियन, और Q3 का मतलब ये है। तो क्वार्टाइल डेविएशन में ये डिफरेंस पूरा ये वाला ये, तो हम तकरीबन इस डेटा सेट पे पहुंचेंगे। हाँ, डायरेक्टली मीडियन लेंगे तो बस सिर्फ हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आएंगे, जबकि अगर हम Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, देखिए दोनों फार्मूलाज हैं। आपको मैं अगर थ्योरी से दिखाऊं तो आपको सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन जो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ Q3 माइनस Q1 से होगी। लेकिन अगर हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप ये समझें कि 2 के नेबरहुड में जो पॉइंट्स होंगे ना, उन
की सिचुएशन हमारे सामने क्लियर होगी। ठीक है, मतलब बीच में जो डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है, उसकी उसकी डिस्पर्जन कैसी है। ये देखिए मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ जो मैंने अभी आपसे कहा था कि ये देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इंटर क्वार्टाइल रेंज मैंने आपको उस दिन बताई थी। क्वार्टाइल डेविएशन के बजाय अगर हम यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो जस्ट ही कैलकुलेट हो रहा है Q3 माइनस Q1 से, जबकि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये इंटर क्वार्टाइल सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो क्वार्टाइल डेविएशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि हमें सेंट्रल पोजीशन के अराउंड उसके नेबरहुड में डेटा की वो पता चल जाए। Q1 सर Q3 माइनस Q1 से सिर्फ रेंज पता चलती है? नहीं, क्वार्टाइल की रेंज पता चलती है। क्वार्टाइल की मैक्सिमम रेंज तो डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज की सिंपल रेंज से मालूम होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। लेकिन बीच में डेटा कैसे बीच में डेटा की नेचर क्या है, इसको हम क्वार्टाइल रेंज से कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हमने क्या किया, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको बताएगी कि सेंट्रल पॉइंट क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो किस तरह डिस्पर्स हुई हुई है। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। और अब अगर आपके पास हम एक एग्जांपल दें ये, तो आपसे इसका आंसर वेरीफाई करें जरा क्या आ रहा है। पहले डेटा को अरेंज करो, उसका क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करो, उसका क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करो, Q3 माइनस Q1 बाय 2 करो, तो मैं क्वार्टाइल रेंज पता चल जाएगी। ये हाँ मैंने लिया। YouTube चैनल पे आप लोगों ने देखना शुरू किया, वहाँ जो लिंक्स आ गए, अरे यार सारे लिंक्स आ गए। देखा नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को अवेलेबल हो गए हैं सारे। काइंडली इस आंसर को वेरीफाई कीजिए।
तो आंसर को वेरीफाई करें बेटा 3.5 दैट इज 3.5 क्वार्टाइल डेविएशन। आई होप कि हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको। 3.5 इज द राइट आंसर। ये फिर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे बिकॉज क्वेश्चन इज बिल्कुल सिमिलर। चलिए जनाब, इसका एक क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ आपसे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एक्स और एफ। 0 की 10 फ्रीक्वेंसी है, 1 की 18 फ्रीक्वेंसी है, 2 की 40 फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। आपने पहला काम तो ये किया, फॉर्मूला डिसाइड किया क्वार्टाइल का। क्वार्टाइल का फॉर्मूला आपको याद है मैंने क्या बताया था? n+1/4। ठीक है, समीशन ऑफ f 115 आ रहा है हमारे पास। ठीक, तो Q1 आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 29th वैल्यू। 29th वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी इस क्लास के अंदर ना। वो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी x नोट किया, दैट इज 2। क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट किया, n+1/4। 87th वैल्यू, 87th वैल्यू इस क्लास में लाई कर रही होगी। इसकी हमने वैल्यू ली, दैट इज 3। अब Q3 माइनस Q1/2 किया होगा आपने, तो वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इससे भी आप सर इसमें n क्या लेते हैं हम? नंबर ऑफ वैल्यूज। सही सर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू समीशन f के बराबर है ना 115। n का मतलब होता है समीशन ऑफ, देखो तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये देखो n का मतलब है समीशन ऑफ f। तो तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो, Q1 इज इक्वल टू समीशन ऑफ f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके सर। असल में देखें, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ऐसा ही है ना? तो इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये जो मेजर्स हैं, न्यूमेरिकल मेजर्स, ये आप बहुत अच्छे तरीके से ओ लेवल्स ए लेवल्स में स्टडी करके आए हैं। हमारा जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे ना, वो होंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं अंडरस्टैंड की होगी। आपने ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी के काउंटिंग रूल्स और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यहाँ तक तो किया होगा, लेकिन अब वो तुम्हारी बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो जब फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होंगी ना, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट, वो तो मेजर स्टफ है, वो मेजर स्टफ है। मेरे पास इस वक्त फुल फ्रीडम है कि मैं चाहूँ तो खत्म कर दूं उसको, लेकिन यार तुम्हें अंदाजा नहीं है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के अंदर जब तुम जाओगे ना, तुम ही मुझे बैठ के इतने बुरे तरीके से कोसोगे कि सर ने ये क्या कर दिया कि हमें प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के अंदर तो सारा काम ही उसी का है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी तो बस पे कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। तो प्रोबेबिलिटी पे जब हम आएंगे उस वक्त आप देखेंगे कि चीजें काफी एब्स्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, लेकिन जाहिर है प्रोबेबिलिटी से पहले हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करना है, क्योंकि यही मेजर्स वहां पर भी अप्लाई हो रहे होंगे। तो आप एक तरह से टूल्स हैं जिन टूल्स को यूज करना सीख रहे हैं। एनीवेज, आइए आगे चलते हैं। कंप्यूट द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फिर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये जो मैंने बुक ली है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स की बुक है, यानी इसमें ज्यादा सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेजर है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे साथ और बहुत सारे लोग भी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुत कम से कम कुछ नहीं 20 के अराउंड सेक्शंस हैं इस वक्त स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें सात सेक्शन तो सिर्फ एसीएफ के हैं, बीबीए के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं, बहुत इस सेक्शंस हैं। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया या डिस्कशन जो हुआ उसमें मैंने ये देखा कि मेजॉरिटी का जो
टीचर्स का हमारे एम्फेसिस है या स्ट्रेस है वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ वो इतना फोकस नहीं कर रहे। जबकि मेरा जाती रुझान ये है कि पहले आप उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दें, क्योंकि जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं होती, जाहिर है यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड स्टेब्लिश हो जाता है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए फिर हम ये सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों चीजों के अंदर परफेक्शन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन अब मैं चाहूंगा आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। ये डिफरेंट है। यहाँ पहले फॉर्मूला डिसाइड करें कौन सा वाला लगेगा। मेरा ख्याल है यहाँ फॉर्मूला लगेगा लोअर क्लास बाउंड्री प्लस h बाय एफ समीशन ऑफ f डिवाइडेड बाय 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले आप इसके वर्टिकल कॉलम्स बनाइए। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, बेटा काइंडली आप लोग भी इसके वर्टिकल कॉलम्स बनाइए पहले। सर एग्जाम्पल नंबर 5। जी, एग्जाम्पल नंबर 5 ओके सर। बनाइए आप लोग जल्दी से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले आंसर दे दें। हमारे यहाँ फिजिकली प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, इनसे पहले आप कैलकुलेट करके बता दें। Sure, sir. ये आपने क्या किया था? नाम देख लिया मैंने इनका। पहले कंटिन्यूस करना पड़ेगा बेटा तुमको। हाँ, नहीं नहीं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में रहने दिया, कंटिन्यूस नहीं किया इसको। अच्छा हाँ, कर दिया, सही है, सही, कंटिन्यूस कर दिया। हाँ, कंटिन्यूस नहीं करेंगे तो सब तक तो फिर जाहिर है हम लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाई किया। तो क्यूमुलेटिव निकालने के बाद उसको डिवाइड भी तो करो फॉर्मूले के अंदर यूज करते हुए। अरे भाई, लोअर क्लास के फॉर्मूला दिखाऊं? याद नहीं है? एल प्लस एच बाय एफ। ये देखो, एल प्लस एच बाय एफ समीशन ऑफ एफ बाय 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्वार्टाइल है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। मीडियन के अंदर 2 से डिवाइड होता है, यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है। जस्ट मैं तो समझ रहा हूँ तुम लोगों को बिल्कुल मेमोराइज हुआ हुआ ये फॉर्मूला। असल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, जरा मजेदार होते हैं, बच्चे होते हैं। अभी जरा से धक्के खाएंगे तो फिर मजा आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर तक।
Q1 का। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताना। कुमार। ओ कुमार, आपका मेरे पास मैसेज भी आया था उस दिन, मेरे ख्याल में पूछा था ना आपने, वो मेरे ख्याल है सैम्पलिंग के बारे में। हाँ, अभी आपने ये अटेम्प्ट किया। Q1 आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, और Q3 के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। आमना इरफान ने आंसर बताया 5। मेरा ख्याल है आमना आमना शायद आप यही कह रही है ना, 5। Yes, sir. 5 is a quartile deviation. चेक कर That's what. चेक कर लेते हैं। नहीं बेटा, गलत। 3.165। Okay, sir. मैं वापस देखती हूँ. हाँ, दोबारा तुम देखो, कैलकुलेशन में तुमने कहीं गलती की है। 3.1। हाँ. चलो, I'll try once more. क्वार्टाइल 3 के लिए तुमने शायद 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्वार्टाइल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वार्टाइल 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना। नहीं सर, मैंने क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला सही निकाला, मेरी वैल्यू से सही आ रही है 187.5। आई थिंक मैंने नीचे मसला किया। अच्छा, हाँ 51.80 क्वार्टाइल 3 ना, क्वार्टाइल 1। थ्री पॉइंट वन सिक्स। हाँ, तो कैलकुलेशन में कहीं गलती की होगी ना, जरा से लेंदी कैलकुलेशन आई, तुमने गलतियां करना शुरू कर दी। आ गया तुम्हारा? उमर क्वार्टाइल, उमर बावानी, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है? उमर बावानी इज हियर। ये नहीं है उमर बावानी। हाँ, नहीं है यहाँ पर। अरीब अहमद, यार टाइम बहुत कंज्यूम होता है, फायदा भी नहीं होता उसका कोई। फबिहा यहाँ है? सर कर रहे हैं। अच्छा बेटा, Q1 को वेरीफाई करें 51.81, Q3 को वेरीफाई करें दैट इज 58.14, and Q3 minus Q1 by 2 is the right answer is 3.165। 3 डेसिमल प्लेस तक। सिग्निफिकेंट तो आगे भी होंगे, लेकिन तुम 3 डेसिमल प्लेस तक, टू भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं।
फिर बचेगा क्या स्ट्रेस? अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी आपने, इसमें तो ऑलरेडी गिवन है, आपको कंटिन्यूस करना भी नहीं है उसको, कम्युलेटिव का कॉलम बनाए और फॉर्मूला अप्लाई कर दें। आगे चलते हैं, आइए जनाब। मीन डेविएशन, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ, मीन डेविएशन अबाउट, पहले तो मीन डेविएशन समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रल पॉइंट से डेटा पॉइंट्स कहाँ कितना क्लोज है और कितना फार है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो न्यूमेरिकल मेजर होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उसमें पहला जो एट्रीब्यूट हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है मीन डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज, it is defined as the mean of the absolute values of the deviations taken from some average, mean or median, called mean absolute deviation or simply mean deviation. Mean absolute deviation or simply mean deviation about mean and mean deviation about median. यानी अगर median से आप डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा, और मीन से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन डेविएशन अबाउट मीन। दोनों दोनों यानी एक सेंटर पॉइंट मान लिया, पहले तो ये डिसाइड करो वो सेंटर पॉइंट है क्या, वो क्या मीन है, वो क्या मीडियन है। सेंटर पॉइंट तो मीडियन भी होता है ना, तो क्या वो, हाँ, मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं अभी हम जी। मीन डेविएशन का मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन यानी मीन का मतलब एक एवरेज डेविएशन, कहां से? मीन से। मीन डेविएशन यानी ये एवरेज डेविएशन कहां से? मीडियन से। ठीक है, अच्छा जनाब, अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला सब वही रहेगा, सब वही रहेगा, गौर से देखो। इफ x1 x2 x3 अप टू xn आर द n वैल्यूज, क्या चीज है ये? सभी कुछ देखा हुआ होगा लेकिन अब उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, about are the n values of a variable x and x bar। x bar क्या है? सैंपल मीन, सैंपल मीन, म्यू नहीं है ये, सैंपल है, सैंपल का मीन है। इज द अरिथमेटिक मीन द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब समझ में आई बात? मीन डेविएशन अबाउट मीन इज डिफाइंड एज मीन डेविएशन ब्रैकेट में मीन का फॉर्मूला, मीन का सिंबल इज इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस x बार, यानी कि सैंपल मीन x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n, और ये मॉड्यूलस में होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया क्या? मीन डेविएशन अबाउट मीन। इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट वही काम करना है जो पहले तुम करते थे ना, f ऑफ x कैलकुलेट करके। ठीक है, मीन के लिए मीन का फॉर्मूला रिपीट हो रहा है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट मीन का फॉर्मूला रिपीटेटिव फॉर्म में आया है। और यहाँ ये कहते हैं कि f टाइम्स ऑफ x माइनस x बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पे आते हैं। आप देखेंगे सेम फॉर्मूला रिपीट होगा, लेकिन अब यहाँ x बार किससे रिप्लेस हो गया? मीडियन से, बस मीडियन से रिप्लेस हो गया। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन f मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चार फॉर्मूलाज आप नोट कर लो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और ग्रुप फॉर्म में, और फिर इसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी नोट कर लो। So here's upper scroll कर दें, slide second formula देखें। जी बेटा, कौन सा? ये second formula जी।
सर तो x बार सैंपल मीन होता था, तो मीन डिविएशन भी x बार कैसे है? बार सैंपल मीन है ना, तुम्हारे पास कोई डेटा सैंपल तुमने उठाया पॉपुलेशन में से, होल पॉपुलेशन में से, तो उसके बाद उसका मीन कैलकुलेट कर लिया तुमने, सैंपल का सैंपल मीन। हर समीशन है बेटा, समीशन का मतलब हर हर पॉइंट की डेविएशन निकलेगी जी, मीन पॉइंट से, मीन से। हाँ, हर पॉइंट से निकलेगी तभी तो समीशन कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज नोट हो गए, आगे चलते हैं। एक बात इन्होंने और भी बताई है यहाँ पर कि मीन डेविएशन अबाउट मीन मॉड भी कैलकुलेट हो सकता है, बट इट इज इल डिफाइंड। इसकी वजह यह है कि सेंट्रल पॉइंट मीन में और मीडियन में तो आ जाता है हमारे पास, लेकिन मॉड तो रिपीटेटिव वैल्यू होती है ना, तो रिपीटेटिव वैल्यू आखिरी भी हो सकती है, यानी मतलब इसको समझते हैं। देखिए, हमने ये डिसाइड किया ये सेंट्रल पॉइंट है, तो बाकी क्लोज है कितना ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने ये डिसाइड किया यही मीडियन था, यही मीन था, लेकिन मॉड में यहाँ वैल्यूज रिपीट, जैसे 4 4 4 4, ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं बार बार, और अगर मैं इनको सेंट्रल पोजीशन मान लूंगा तो ऐसा ये सही इंटरप्रिटेशन तो नहीं होगी ना, तो ये एक तरह से ये इल डिफाइंड है। क्या हो गया सर हमें नहीं दिखाया सर वो पिछला। चलो, वो कोई ऐसी मैंने बस सिर्फ एक तरह सी एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है। देखिए, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर रहे थे 279 का, मैं अब इसको क्या एक्सप्लेन करूं, ये आपके सामने है। और आपने देखा x-6 और x-6 का मॉड्यूलो कैलकुलेट किया। मॉड्यूलो इसलिए कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू कभी कंसीडर नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने मॉड्यूलो कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेट किया, तो दैट इज x-6/3 2.67। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपने कैलकुलेट किया, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की वैल्यू भी आपके पास आ गई, और ये क्या आ रही है आपके सामने है, ठीक है। अब कहते हैं कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द गिवन डेटा एंड वेरीफाई दैट। अच्छा, ये बात आपको याद है, मीन डेविएशन हमने कहा था मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड, ठीक है। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर होंगे। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ सही है, सही कह रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब चारों तरह की वैल्यूज है ना, इक्वल वैल्यूज हैं, लेफ्ट टेल पे राइट टेल पे बराबर होंगी, तो मीडियन मॉड मीन तीनों बराबर आएंगे। पॉजिटिवली स्क्यूड के अंदर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड था, और नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर वो कंडीशन थी। अब यहाँ इन्होंने ये कहा भाई, ये देखते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज लेस देन मीन डेविएशन अबाउट मीन। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो और मुझे इसका राइट आंसर बताओ क्या आ रहा है।
इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो आंसर वेरीफाई करोगी बेटा क्या आ रहा है? 2.8 मीन से जो है 2.8 आ रहा है और उससे 2.62। मैंने देखा नहीं आंसर, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है ये आंसर। नहीं, 1.68 और 1.50। असल में मैंने क्यों कहा था कि ये ठीक है, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन के अंदर बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा था तुम्हारा ना, मुझे लगा था कि शायद ठीक है, लेकिन आंसर ठीक। आंसर नोट करो अपने पास और फिर कैलकुलेशन करके जरा वेरीफाई करो। 1.68 और 1.5। मैंने कहा था कैलकुलेटर लेकर आना, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट कैलकुलेटर लेके बैठे हैं और मैंने कहा कि कैलकुलेशन खुद परफॉर्म करनी है। कुछ क्वेश्चंस की मैं करवाऊंगा ताकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिलाल सईद, सर ये समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? समझ क्या चीज नहीं आई? इतना सिंपल सा फॉर्मूला तो है, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है तुम्हें। नहीं, पहले आंसर वेरीफाई खुद कैलकुलेट कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। एक 1.5 आ रहा है, एक 1.68 आ रहा है। ठीक है,
ये अभी क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि सर ये बात समझ में नहीं आई। बेटा कौन सी बात समझ में नहीं आई? तो मतलब प्रूफ करना है कि मीन डेविएशन इज ग्रेटर देन मीडियन डेविएशन, राइट? तुम दोनों कैलकुलेट करोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी कैलकुलेट करोगे, मीन डेविएशन हाँ अबाउट सर। मीडियन भी कैलकुलेट करोगे। तो मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी मीन से। मीन आ रहा है 1.68, मीन डेविएशन अबाउट मीन आ रहा है 1.68 और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ रहा है 1.5। तो प्रूफ हो गया खुद ब खुद, जरूरत ही नहीं है उसको प्रूफ करने की। यानी दो वैल्यूज आएंगी, उनमें से एक लेसर होगी, लेसर मीडियन वाली होगी और ग्रेटर मीन वाली होगी। अब असल सवाल यह है कि क्या तुमने कैलकुलेशन कर ली? कैलकुलेशन करना आ गई तुमको? तो वही कर रहा हूँ। तो इतना टाइम ले रहे हो तो खुद सोचो, पेपर में जब लेंथी क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन के लिए, इतना टाइम लोगे तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लोगे तुम। और पेपर हमारा दोनों उस पे बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा सब्जेक्टिव भी होगा। अभी जैसे क्विज आया था ना तुम्हारे पास, क्विज में देखा था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो पेपर भी इसी तरह बनेगा, लॉजिकल पेपर होगा सारा। हानिया, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर लिया आपने? Anya is here. Huda Anwar. अच्छा दोनों कैलकुलेट हो गए, हानिया का जवाब आ गया मेरे पास। है 1.68 और 1.5। हुदा अनवर 1.5 मीडियन से आ रहा है 1.68। मलिक उमर मनाहिल सिद्दीकी। जी सर। बस ठीक है बेटा, मैं चेक कर रहा था हमारे बहुत से स्टूडेंट शायद अपने आप को ऑनलाइन शो करके सो गए हैं या चले गए हैं, क्या मामला है कुछ आई डोंट नो। मारिया अहमद है यहाँ पर? यस सर। बेटा आपने कैलकुलेट किया मीन और मीडियन से डेविएशन? जी सर, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आपको फॉर्मूला समझ नहीं आया या आपने कैलकुलेशन करते वक्त कहीं मिस्टेक कर दी है? सर फॉर्मूला समझ आ गई लेकिन इसकी वर्किंग के लिए कैलकुलेशन जो। मिस्टेक हो गई कहीं? जी सर, तो वो कोई क्योंकि मसला वो नहीं, वो आप, कैलकुलेटर नहीं है ना अभी मेरे पास। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था ना। जी सर, मैंने अभी कितने मतलब लेना पड़ेगा मुझे। मैंने आपसे बार बार मैंने पॉइंट आउट किया था कि देखिए कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम वी विल परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो आपको जरूरत है इस बात की ना। अच्छा चले जनाब आगे टाइम चलते लग हैं। रहा है। हाँ ठीक है। Sir, शादाब can you अनवर, explain the formula along with the working once you explain the working? आइए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हो जाता हूँ। Summation of fx divided by summation of f
98 by 220 दैट इज 4.9। ये सिंपल मीन का फॉर्मूला कैलकुलेट किया हमने, मीन के फॉर्मूले से मीन कैलकुलेट किया। वी हैव कैलकुलेटेड मीन बाय यूजिंग मीन फॉर्मूला। उसके बाद मीडियन कैलकुलेट कर लिया, समीशन ऑफ f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो समीशन ऑफ f प्लस 1 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आपके पास आ गया 21/2, तकरीबन ये बनेगी 10.5 वैल्यू। 10.5 वैल्यू को यहाँ से मार्क किया आपने, तो ये इसमें 4 इसकी x वैल्यू आ रही है, ये यहाँ से आपने कंसीडर कर ली। मीडियन भी आ गई, मॉड भी आ गई। अब फॉर्मूले में देखते हैं कैसे प्लग करना है। x माइनस 4.9 मॉडुलस x माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाय f, क्योंकि फॉर्मूला एफ एक्स है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। फिर x माइनस 4 का मॉडुलस और x माइनस 4 का मॉडुलस 4 f से मल्टीप्लाई। ये मीडियन के लिए है और ये मॉड के लिए मीन के लिए है। ये कैलकुलेट करने के बाद दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, मीन डेविएशन अबाउट मीन के फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब देखिए इतना सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करते वक्त कितना टाइम कंज्यूम हुआ है। लेंदी है, मुश्किल तो नहीं है। तो इसको तुम जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो फास्ट होती जाएगी स्पीड। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी हो गया जनाब। एक आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 5 मिनट रह गए हमारे पास, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। इसको तो ये कंटिन्यूस है, ये नहीं ये कंटिन्यूस है, जल्दी फौरन हो जाएगा। ये L प्लस एच बाई एफ वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। नहीं सॉरी, ये तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है। हाँ यही फॉर्मूला है। मीडियन के लिए L प्लस एच बाई एफ वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन मीन के लिए तो सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज होगा। सर ऊपर वाला सॉल्यूशन दिखा देंगे दोबारा? ऊपर वाला सॉल्यूशन लिखा होता है ये तो नहीं मतलब बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल बस यहाँ पर। मैं ये लेक्चर शेयर कर लूंगा, समझ में आ गया तुम्हारी? सर थोड़ा सा डाउट है, फिर मैं वो रिकॉर्डिंग में ही देख लूंगा। रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। दूसरा ये कि मैं ये लेक्चर भी शेयर कर लूंगा, ये जो स्लाइड्स है ना, चल ये जी स्लाइड्स जी भी शेयर कर लूंगा। हमारे पास लास्ट 10 मिनट से मैं तो एक क्वेश्चन आप लोग ये वाला अटेम्प्ट कर ले, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
हाँ, इसको चेक कर लेते हैं। 1.66 मीडियन से काफी लेंथी कैलकुलेशन थी, आपने जल्दी परफॉर्म कर ली। कैलकुलेटर से की होगी, हाथ से तो नहीं की होगी। वर्किंग की है पूरी? ठीक है, फाइन, अच्छी, मतलब टाइम ड्यूरेशन ठीक है ये। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ रही है 1.66। मीन की 1 पॉइंट चेक कर लेते हैं। वन पॉइंट सिक्स नाइन। मैंने डे 1 एक बात कही थी कि अगर आपकी कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती हो जाती है तो मैं उसके नंबर कट नहीं करूंगा। मैं बेसिकली स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन देखूंगा, प्रोसीजर देखूंगा, वो ठीक है तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने इसको लाइटली नहीं लेना, इस तरह नहीं लेना कि ठीक है हम कुछ भी कैलकुलेशन कर दें। उस कैलकुलेशन को करने में मुझे अगर नजर आता है कि केयरलेस वो है तो फिर मार्क्स कट सकते हैं उसको। चले जनाब, ये लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। देख भी लिया आप लोगों ने, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तक का टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चलेंगे। ठीक है जनाब? ओके, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ लें, वरना फिर हम ऑफ करते हैं। सर वो आपने बताया था कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी तो सर मीन, मीडियम और
मोड जो है ना बराबर होगा सर, वो पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए बता रहे हैं सर, वो मीन, करने का। हाँ मीन पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड, और सर नेगेटिव के लिए क्या होगा सर? मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। ठीक है सर। अच्छा जनाब, फिर इस लेक्चर स्लाइड्स को मैं अपलोड भी कर दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्विज और नेक्स्ट असाइनमेंट भी आपका इस वीकेंड पर अपलोड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक साथ हम इस वीकेंड तक कर देंगे। ठीक है, इस वक्त हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।